राज्य का सार ये है कि उसे भविष्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए, कुछ हद तक हमारी अतार्किक छूट और हमारे वंशजों पर हमारी अपनी पसंद के प्रभावों के खिलाफ। ये शब्द थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर पिगू के, और उनकी सोच आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, और इससे निपटने के दो मुख्य रास्ते। एक है कार्बन टैक्स और दूसरा ग्रीन न्यू डील जैसा नज़रिया, जिसमें सब्सिडी और सरकारी निवेश पर ज़्यादा जोर रहता है। हाँ, तो ये चर्चा आधारित है द डिस्पैच में छपे एक विश्लेषण पर, और ये खासतौर से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, करंट अफेयर्स के लिहाज से, मेंस में भी, खासकर जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स में भी, और वैसे आम जानकारी के लिए तो है ही। हमारा मकसद है कि ये जो जटिल नीतियां हैं, पॉलिसी ऑप्शंस हैं, इनके अलग अलग पहलू, इनके पीछे के तर्क, इनकी आलोचनाएं, इनको जरा ठीक से समझें। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले तो कार्बन टैक्स क्या है, ये पिगुवियन टैक्स वाली बात क्या है, क्यों लोग इसके पक्ष में हैं। फिर हम ग्रीन न्यू डील और सब्सिडी वाले मॉडल पर आएंगे, जैसे अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA जिसे कहते हैं। और फिर मामला थोड़ा और पेचीदा होगा जब हम कार्बन टैक्स की आलोचनाओं पर बात करेंगे। क्या ये काम करता भी है? क्या ये फेयर है? इससे इनोवेशन बढ़ता है या नहीं? और आखिर में पूरी तस्वीर देखेंगे, अभी जो पॉलिसी में बदलाव हुए हैं और जो सरकारी घाटे की चिंताएं हैं उसके संदर्भ में। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है करीब 2019 की। हुआ ये कि हजारों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी, पब्लिक लेटर था, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कार्बन टैक्स है। ये अपने आप में बड़ी बात थी। इतने सारे इकोनॉमिस्ट एक बात पर सहमत हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अभूतपूर्व था। लेकिन उसी वक्त एक और आइडिया भी जोर पकड़ रहा था। वो था ग्रीन न्यू डील। खासकर जो प्रोग्रेसिव खेमा है या क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनके बीच ये काफी पॉपुलर हो रहा था। ये एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब सरकार आगे बढ़कर बड़ा निवेश करे, जैसे रूजवेल्ट के न्यू डील के टाइम हुआ था। हाँ, FDR के न्यू डील की तरह। जी, और दिलचस्प बात ये थी कि ग्रीन न्यू डील वाले जो थे, वो अक्सर कार्बन टैक्स को नापसंद करते थे। उनका मानना था कि कार्बन टैक्स, जो कि असल में फॉसिल फ्यूल जलाने या ग्रीन हाउस गैस निकालने वाली एक्टिविटीज पर लगता है, वो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब उसका बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है, और उन्हें यह भी लगता था कि सिर्फ टैक्स लगाने से उनके जो बड़े लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, ये नाकाफी है। अच्छा, अमेरिका में ग्रीन न्यू डील तो कानून नहीं बना, लेकिन हाँ, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव उस तरफ ज्यादा दिखा कार्बन प्राइसिंग के मुकाबले। जैसे वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाए, IRA, उसमें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भारी सब्सिडी थी, जीरो एमिशन बिजली, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के लिए। हाँ, सब्सिडी पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। पिछले साल जुलाई 2025 में एक नया कानून पास हुआ, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, OBBBA। उसने IRA वाली ग्रीन एनर्जी सब्सिडी में अच्छी खासी कटौती कर दी। पूरी तरह खत्म नहीं किया, पर काफी कम कर दिया। तो अब जब सब्सिडी कम हो गई है और दूसरी तरफ सरकारी घाटा एक बड़ी चिंता है, हाँ, ये तो है। तो अब कार्बन टैक्स पर दोबारा से सोचने की गुंजाइश बनी है। ये फिर से चर्चा में आ सकता है। तो फिर ये कार्बन टैक्स है क्या भला? आपने शुरू में पिगो का जिक्र किया था। हाँ, ये पिगुवियन टैक्स कहलाता है। नाम आया ब्रिटिश अर्थशास्त्री आर्थर पिगू से। 1920 में उन्होंने ये विचार दिया था। तर्क बहुत सीधा सा है। देखिए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फैक्ट्री चलाना, गाड़ी चलाना, जिनसे समाज पर कुछ ऐसी लागतें आती हैं जो सीधे उस लेन देन में शामिल लोग नहीं उठाते। अच्छा, जैसे प्रदूषण? बिल्कुल, प्रदूषण सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसे बाह्यता या एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, मतलब बाहरी असर। पिगुवियन टैक्स का मकसद है कि जो ये बाहरी लागत पैदा कर रहा है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़े, ताकि वो अपने फैसलों में उस सामाजिक लागत को भी ध्यान में रखे। सिगरेट, शराब पर जो टैक्स लगते हैं, वो इसी का उदाहरण है। स्वास्थ्य वगैरह पर जो बोझ पड़ता है, उसकी कीमत? हाँ, समाज पर पड़ने वाले बोझ की कीमत। तो क्लाइमेट चेंज के मामले में इसका मतलब हुआ कि कार्बन उत्सर्जन से जो नुकसान हो रहा है, मौसम बदल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, उसकी एक कीमत तय करो और फिर उसी रेट पर टैक्स लगा दो, ताकि जो उत्सर्जन कर रहा है उसे पता चले कि समाज को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। एकदम सही। आइडिया यही है कि उत्सर्जन की लागत उसके फायदे के बराबर आ जाए।
और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि ये बाजार पर छोड़ देता है कि कटौती कहाँ और कैसे करनी है। मतलब हो सकता है किसी सेक्टर में एमिशन कम करना बहुत सस्ता हो, हाँ, किसी और में बहुत महंगा। कार्बन टैक्स लगने से कंपनियां खुद ही सबसे सस्ता रास्ता ढूंढेंगी, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएं, कोयले से गैस पर शिफ्ट हों, या फिर पूरी तरह से सोलर विंड जैसी जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी अपना लें। ये फ्लेक्सिबल तरीका है। क्या ये कहीं लागू हुआ है? आपने बताया अमेरिका में तो बड़े पैमाने पर नहीं है। हाँ, यूएस में नेशनल लेवल पे तो नहीं है, लेकिन कई डेवलप्ड देशों ने इसे अपनाया है। स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, यूके, इन सब जगह कार्बन टैक्स है। और पिछले 2 दशकों में दुनिया भर में या तो कार्बन टैक्स या फिर कैप एंड ट्रेड सिस्टम बढ़े हैं। कैप एंड ट्रेड ये क्या है? वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें टैक्स की जगह उत्सर्जन की एक लिमिट तय कर देते हैं और फिर कंपनियों को उस लिमिट के अंदर रहने के लिए परमिट खरीदने बेचने की इजाजत होती है। मकसद वही है, कार्बन की कीमत तय करना। लेकिन क्या ये हमेशा कामयाब रहा है? आपने कहा कनाडा में से हटा दिया गया। हाँ, राजनीतिक चुनौतियां तो आती ही हैं। कनाडा में हाल ही में यही हुआ। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फेडरल कार्बन टैक्स को रद्द कर दिया, जो पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बड़ी पहचान थी। तो ये दिखाता है कि इसे लागू करना और टिकाए रखना पॉलिटिकली आसान नहीं होता। समझ गई। ठीक है, तो ये तो हुई कार्बन टैक्स की कहानी और उसके पीछे का लॉजिक। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है। वो क्या है? हाँ, कई आलोचनाएं हैं और उन्हें समझना जरूरी है। स्रोत के हिसाब से ये आलोचनाएं ऐसी नहीं है कि कार्बन टैक्स का पूरा आइडिया ही खारिज हो जाए, लेकिन हाँ, वो इसकी राह की मुश्किलें जरूर बताती हैं। पहली आलोचना क्या है? पहली और शायद सबसे टेक्निकल आलोचना ये है कि कार्बन की सामाजिक लागत यानी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन SCC तय करना बहुत ही मुश्किल और विवादित काम है। SCC जी, यानी वो कीमत जो 1 टन एक्स्ट्रा कार्बन से भविष्य में होने वाले नुकसान की होती है। जी हाँ, जैसे सेहत पर असर, खेती पर असर, बाढ़ वगैरह। लेकिन ये तय करना मुश्किल क्यों है? देखिए, SCC निकालने के लिए पहले तो आपको मॉडल बनाना पड़ता है कि भविष्य में कितना और कैसा नुकसान होगा। ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत अनिश्चितता है। फिर आपको एक डिस्काउंट रेट चुनना होता है। डिस्काउंट रेट ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो डिस्काउंट रेट ये तय करता है कि हम भविष्य के नुकसान को आज कितनी वैल्यू देते हैं। क्या 100 साल बाद होने वाले 100 रुपए के नुकसान को आज भी 100 रुपए माने या कम? अच्छा, हाँ, ऊंची डिस्काउंट रेट मतलब भविष्य की चिंता कम, नीची मतलब ज्यादा, और फिर ये भी तय करना है कि सिर्फ अपने देश का नुकसान देखें या पूरी दुनिया का। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कौन सा डिस्काउंट रेट लेते हैं, या ग्लोबल सोचते हैं या डोमेस्टिक, इससे SCC का आंकड़ा बहुत बदल सकता है। बिल्कुल, अनुमान $10 प्रति टन से लेकर 200 या उससे भी ज्यादा तक चले जाते हैं, और सब अपनी अपनी जगह सही मान्यताओं पर आधारित हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर SCC में इतना फर्क है तो कोई भी कह सकता है कि भाई आपका कार्बन टैक्स या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। हाँ, ये तो पॉलिसी बनाने वालों के लिए सिरदर्द है। बिल्कुल, एक बड़ी दुविधा है। तो क्या इस वजह से कार्बन टैक्स का विचार ही बेकार हो जाता है? स्रोत का तर्क है कि नहीं, ये मुश्किल सिर्फ कार्बन टैक्स के साथ नहीं है। जब सरकारें मान लीजिए पावर प्लांट के लिए एमिशन के नियम बनाती हैं या ग्रीन एनर्जी सब्सिडी का साइज तय करती हैं, तब भी उन्हें कहीं ना कहीं भविष्य के क्लाइमेट डैमेज का अंदाजा तो लगाना ही पड़ता है। अच्छा, हाँ, कोई एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक जवाब नहीं है कि हमें क्लाइमेट चेंज की ठीक कितनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मानते हैं कि कुछ तो करना है और कार्बन एमिशन की एक सोशल कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को कीमत में डालने के लिए कार्बन टैक्स अभी भी एक अच्छा टूल हो सकता है, भले ही सही कीमत पर बहस हो। मतलब बेसिस पर तो हम सहमत हैं, अब बस कीमत पर मोलभाव चल रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरी आलोचना क्या थी? कि ये इनोवेशन यानी नई खोज में रुकावट डालता है। ये तो मुझे उल्टा लग रहा था। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है। आलोचना यह है कि भाई टैक्स पे क्यों फोकस कर रहे हो, हमें तो नई सस्ती ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस करना चाहिए। टैक्स से ध्यान भटकता है। लेकिन टैक्स लगने से क्या कंपनियां साफ सुथरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगी अगर प्रदूषण महंगा होगा तो? बिल्कुल, और यही इसके जवाब में तर्क दिया जाता है। ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि कार्बन टैक्स असल में क्लीन एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देगा। एक पैटर्न है जिसे प्रेरित नवाचार या इंड्यूस्ड इनोवेशन कहते हैं। जब एनर्जी महंगी होती है तो एनर्जी बचाने या नई एनर्जी सोर्स खोजने में इनोवेशन तेज होता है। अच्छा, और अमेरिका जैसे बड़े बाजार में तो इसका असर और भी ज्यादा होगा। अगर यहाँ कार्बन महंगा होगा तो दुनिया भर की कंपनियां चाहेंगी कि वो कम एमिशन वाली टेक्नोलॉजी बनाकर यहाँ बेचें। शायद लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश में टैक्स लगाने से उतना ग्लोबल इनोवेशन ना हो, पर अमेरिका में हो सकता है। और क्या हम दोनों काम नहीं कर सकते?
टैक्स पे लगाएं और नई टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी मदद भी दें? निश्चित रूप से। ये बॉन्ड एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कार्बन टैक्स के होते हुए भी सरकार एनर्जी रिसर्च में पैसा लगा सकती है, जैसे बाकी साइंस रिसर्च में लगाती है। और एक बात और है, नई टेक्नोलॉजी अपनाने में जो दूसरी दिक्कतें आती हैं, जैसे परमिट मिलना वगैरह, वो तो चाहे टैक्स लगाओ या सब्सिडी दो, दोनों में रहेंगी। ठीक है। तीसरी आलोचना की कार्बन टैक्स काफी नहीं है, मतलब इससे हम नेट जीरो तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट भी है और ये एक तरह से सच भी है। सिर्फ कार्बन टैक्स लगाने से शायद हम पूरी तरह जीरो एमिशन पर ना पहुंच पाएं, लेकिन स्रोत कहता है कि ये शायद बुरी बात ना हो। बुरी बात क्यों नहीं? जीरो एमिशन तो लक्ष्य है ना? हाँ, लक्ष्य है, लेकिन फॉसिल फ्यूल अपनी सारी कमियों के बावजूद आज भी बहुत काम की चीजें हैं। कई जगहों पर उनका कोई प्रैक्टिकल विकल्प है ही नहीं और शायद लंबे समय तक ना हो। कार्बन टैक्स क्या करेगा? वो लोगों और कंपनियों को मजबूर करेगा कि भाई इस्तेमाल कर रहे हो तो पर्यावरण की कीमत चुकाओ, लेकिन वो पूरी तरह बैन नहीं लगाता। वो बाजार को, यानी हम सबको ये फैसला करने देता है कि क्या कोई एक्टिविटी उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट देने लायक है या नहीं। अच्छा। हो सकता है कुछ जरूरी कामों के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जारी रखना पड़े। टैक्स ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा तभी हो जब उसका फायदा लागत से ज्यादा हो। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। मतलब ये बैन नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट टेस्ट है जो समाज खुद करता है। ओके, अब चौथी और शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आलोचना कि ये गरीबों पर ज्यादा बोझ डालता है, रिग्रेसिव है। सेंसिटिव पॉइंट है। एनर्जी सबकी जरूरत है और अगर ऊर्जा महंगी होती है तो जाहिर है कम आय वाले परिवारों के बजट पर इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि उनके खर्च का बड़ा हिस्सा एनर्जी पर जाता है। इसमें सच्चाई है। तो फिर क्या इसी वजह से कार्बन टैक्स को ना कह देना चाहिए? नहीं, यहाँ भी पूरी तस्वीर देखनी होगी। पहली बात, जैसा स्रोत कहता है। दूसरी, क्लाइमेट पॉलिसीज भी गरीबों पर बोझ डाल सकती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी का फायदा कौन उठाता है ज्यादातर? अमीर लोग ही। या सोलर पैनल की सब्सिडी। वही बात। और इन सब्सिडी का पैसा भी तो कहीं से आता है, या तो दूसरे टैक्स से या सरकारी खर्च में कटौती से। उसका असर भी तो पड़ता है। इसी तरह अगर सरकार नियम बनाकर कहे कि अब ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियां या फ्रिज ही बिकेंगे, तो शुरू में उनकी कीमत बढ़ सकती है। उसका बोझ भी कम आय वालों पर ज्यादा पड़ेगा। तो क्या कार्बन टैक्स इन सबसे बेहतर है या बुरा इस मामले में? ज्यादातर इकोनॉमिक स्टडीज यही दिखाती हैं कि कार्बन टैक्स इन दूसरे तरीकों की तुलना में कम रिग्रेसिव होता है। ज्यादा नहीं, कम। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, जो स्रोत बताता है, कार्बन टैक्स से काम करता है जो सब्सिडी या नियम नहीं करते। क्या? वो सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा लाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। टैक्स से पैसा आता है, सब्सिडी में जाता है। बिल्कुल। और इस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है कार्बन टैक्स के रिग्रेसिव असर को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए भी। एक तरीका है कार्बन डिविडेंड। कार्बन डिविडेंड? हाँ, मतलब टैक्स से जो भी पैसा आए उसे सीधे देश के सभी नागरिकों में बराबर बांट दो, या खास तौर पर कम और मिडिल इनकम वालों को कैश वापस कर दो। ऐसा करने से बहुत मुमकिन है कि गरीब परिवारों को टैक्स से हुए नुकसान से ज्यादा फायदा हो जाए। अरे वाह! मतलब उनको जो पैसा मिलेगा वो शायद बढ़े हुए एनर्जी बिल से ज्यादा हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इससे वो नेट गेनर हो सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा समाधान लग रहा है। क्लाइमेट चेंज से भी लड़ो और गरीबी भी कम करो। हाँ, सिद्धांत में तो ये बहुत आकर्षक लगता है। लागू करने में अपनी चुनौतियां होंगी, पर आइडिया दमदार है। अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो एक और मुद्दा जो स्रोत में उठाया गया है, सरकारी घाटा, डेफिसिट। आजकल ये बड़ी चिंता है कई देशों में। क्या इसको इस कार्बन टैक्स बनाम सब्सिडीज वाली बहस से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है, सीधा कनेक्शन है। देखिए, जब सरकारें अपना घाटा कम करने की कोशिश कर रही हों, तो ऐसी पॉलिसी ज्यादा पसंद आएंगी जो या तो रेवेन्यू बढ़ाएं या खर्चा कम करें। हाँ, लॉजिकल है। कार्बन टैक्स क्या करता है? रेवेन्यू लाता है, तो वो घाटा कम करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ सब्सिडी वाली पॉलिसी, जैसे IRA में थी, वो सरकारी खर्च बढ़ाती हैं, घाटे को और बढ़ा सकती हैं। तो देश की जो फिस्कल सिचुएशन है, वो भी इस बात पर असर डालती है कि कौन सी क्लाइमेट पॉलिसी चुनी जाए। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? लबोलू आप क्या है? निचोड़ ये है कि कार्बन टैक्स कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसे लागू करने में असली चुनौतियां हैं। सही कीमत तय करना,
ये देखना कि गरीबों पर बोझ ना पड़े, ये आलोचनाएं वाजिब हैं। लेकिन स्रोत का निष्कर्ष यही है कि ये चुनौतियां दूसरी क्लाइमेट पॉलिसीज के साथ भी किसी ना किसी रूप में हैं ही। और कार्बन टैक्स के जो बुनियादी फायदे हैं कि ये बाजार को कुशलता से इस्तेमाल करता है, फ्लेक्सिबल है, रेवेन्यू लाता है, वो इसे अभी भी एक बहुत मजबूत विकल्प बनाते हैं, खासकर सब्सिडी जैसे विकल्पों की तुलना में जिनकी अपनी दिक्कतें और अपनी लागतें हैं। तो आज हमने कार्बन टैक्स के फायदे और नुकसान दोनों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये कैसे मार्केट के जरिए एमिशन कम करने का एक तरीका है, कैसे इससे सरकार को पैसा मिल सकता है, लेकिन ये भी देखा कि इसकी कीमत तय करना कितना मुश्किल है और गरीबों पर इसके असर की चिंता क्यों वाजिब है। और हमने इसकी तुलना सब्सिडी वाले मॉडल से भी की, जिसके अपने फायदे हैं पर नुकसान भी हैं, खासकर सरकारी खजाने के लिहाज से। हाँ, और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए या जो भी लोग पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये चर्चा कई चीजें दिखाती है। एक तो ये कि अलग-अलग पॉलिसी ऑप्शन को कैसे तौला जाता है, इकोनॉमिक असर, सोशल असर, एनवायरमेंटल असर। दूसरा, ये इकोनॉमिक थ्योरी जैसे पिगुवियन टैक्स, एक्सटर्नलिटी, इनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज पर कैसे अप्लाई करते हैं। तीसरा, ये फिस्कल जिम्मेदारी यानी घाटे पर कंट्रोल और एनवायरमेंटल गोल्स के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती को दिखाता है। ये सारे मुद्दे जीएस पेपर 3 के लिए बहुत रेलेवेंट हैं और आम श्रोताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के तरीकों का सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी जिंदगी पर पड़ता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत पर श्रोताओं के क्या विचार हैं? क्या उन्हें लगता है कि कार्बन टैक्स भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक सही रास्ता हो सकता है, या एनर्जी की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, गरीबी भी एक मुद्दा है? तो जो भी सवाल हो या जो भी विचार हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, हम जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही गहरी और जानकारी भरी चर्चाएं अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। मान लीजिए कार्बन टैक्स लगता है और उसे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो उस पैसे को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा, सबसे न्यायसंगत तरीका क्या होगा? क्या उसे सब नागरिकों में बराबर बांट दें, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या उसे सिर्फ कमाए वालों की मदद के लिए टारगेट करें, या फिर उसे ग्रीन एनर्जी रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा इन्वेस्ट करें? इन अलग अलग रास्तों के क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, सोचिएगा जरूर।